बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और संगीत चौंगांकर जी हमारे मेहमान हैं। ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ट्रंप को यह पता भी है, इसके प्रमाण भी आ गए हैं। कुछ पोल हुए हैं, जैसी लोकप्रियता मापने के लिए पोल होते हैं, कौन कितना लोकप्रिय, उसमें ट्रंप कहां पर है ये आपको मैं बताऊंगा। और अब तो वहां चुनाव हो रहे हैं, गवर्नर के चुनाव कल कुछ राज्यों में हुए हैं अमेरिका के, और वो चुनाव हार गए। ट्रंप की पार्टी वो चुनाव हार गई है। न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा इलेक्शन था, मेयर का इलेक्शन था, और वहां पर भारतीय मूल के जोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत हुई है। ये न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर होंगे, कम से कम 100 साल में सबसे कम उम्र के मेयर होंगे, दक्षिण एशिया के इकलौते मेयर होंगे जो वहां पर हैं। 34 साल मात्र उम्र है उनकी। और ट्रंप ने खूब विरोध किया था इनका, धमकियां तक दी थी एक तरीके से न्यूयॉर्क के वासियों को। ये कहा था कि अगर आपने इनको जिताया तो मैं खर्चे बंद कर दूंगा, मैं पैसा नहीं दूंगा न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर जो मिलता है, बेयर मिनिमम पैसा मैं दूंगा, क्योंकि ये तो कम्युनिस्ट आदमी है। ये हम लोग क्योंकि भारत से क्या कनेक्ट है इसका, तो वो मैं भी आपको बताता रहता हूँ। एक तो भारतीय मूल के हैं, मीरा नायर प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं, उनके बेटे हैं ये, और इनके पिता जो थे वो मेरे ख्याल से किसी अफ्रीकन कंट्री से आते थे, वो युगांडा के थे वो। तो ये इनका बैकग्राउंड है, लेकिन ये पले बड़े अमेरिका में ही हैं। 50.4% वोट इनको मिला है। 50% से कोई भी आदमी जीते तो बड़ा वोट होता है वो। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कोमो थे। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हारे हुए व्यक्ति थे, मतलब जोहरान ममदानी भी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। वहां पार्टियों के अंदर पहले इलेक्शन होता है कि हमारा नॉमिनी कौन होगा, हमारा कैंडिडेट कौन होगा, तो उसमें कुओमो हार गए थे। डेमोक्रेट पार्टी से नहीं थे ये, सोशल डेमोक्रेट्स ऑफ अमेरिका एक दूसरी पार्टी है। कुओमो नहीं, मुझे लगा कि जामदानी की आप नहीं, कुओमो जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, निर्दलीय लड़ रहे थे। उनको 41% वोट मिला, 8.5 लाख वोट मिला उनको। और ट्रंप की जो पार्टी के, रिपब्लिकन पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट थे कर्टिस स्लिवा, उनको 7.1% वोट, मतलब लगभग 1,45,000 वोट उनको मिला, और वो तीसरे नंबर पर रहे। इन पर लाख प्रयास हुए कि ये मतदान से हट जाएं, अपना नाम खींच लें वापस, तो ममदानी हार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लिया। ठीक हमारे बिहार की तरीके से, जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, तो उन्होंने वापस नहीं लिया। हुआ वही जो होना था, ममदानी चुनाव जीत गए। ये सोचेंगे, ट्रंप को मालूम था कि ममदानी जीत रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि मेरे उम्मीदवार को वोट देने की वजह नंबर 2 पे जो चल रहा है उसको दे दो, लेकिन इसको हराओ। अब ये खैर जीत गए। अब ट्रंप ने ये धमकी दी थी कि अगर ममदानी जीते तो वो शहर की फंडिंग रोक देंगे। ट्रंप पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इसके बावजूद ममदानी ने न्यूयॉर्क में ये ऐतिहासिक जीत हासिल की है। लेकिन न्यूयॉर्क ही नहीं, वर्जीनिया, न्यू जर्सी में भी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार हुई है। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की हार पर पोस्ट किया, देखिए ये मजेदार, और ये ट्रंप है। उन्होंने कहा आप रिपब्लिकन चिंता मत करो, हम चुनाव हारे हैं, लेकिन क्यों हारे हैं? बोले देखो, एक तो वहां बैलेट पेपर से वोट होता है। बोले कि वहां बैलेट पर ट्रंप की फोटो नहीं लगी थी ना, ट्रंप का नाम नहीं था ना वहां पे, तो लोग तो ट्रंप देख के वोट करते हैं। तो पहली बात तो ये कि वहां चेहरा और नाम ट्रंप का नहीं था। और दूसरा, ये जो शटडाउन चल रहा है, शटडाउन मतलब अमेरिका की सरकार अपने खर्चों के लिए जो बिल है उसको पास नहीं करवा पा रही पार्लियामेंट से। ट्रंप अपने खर्चे नहीं पास करवा पा रहे हैं, तो इनको कई विभागों की सरकारी नौकरियों से लोगों को निकालना पड़ा है। और ये अमेरिका के इतिहास का शायद दूसरा सबसे लंबा शटडाउन माना जा रहा है। तो कह रहे हैं कि शटडाउन की वजह से ये सब हो गया, और दूसरा ट्रंप का नाम बैलेट पर नहीं था। सबसे लंबा शटडाउन हो गया, सबसे लंबा शटडाउन है। तो जो आदमी अपनी सरकार के खर्चे के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं ले पा रहा है, वो अब चुनाव भी हार रहा है। ममदानी ने, लेकिन इंपॉर्टेंट, जोहरान ममदानी ने इलेक्शन जीतने के बाद जवाहरलाल नेहरू को याद किया। भारतीय मूल के हैं तो याद भी किया। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा उसको पोस्ट किया हुआ है सोशल मीडिया पर कि न्यूयॉर्क का मेयर जीत के जवाहरलाल नेहरू का नाम ले रहा है। This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. जोहरान ममदानी कह रहे हैं आवाज बढ़ा लो ट्रंप जी, अब यही सुनने को मिलेगा आपको। अमेरिका में मेयर चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार के पीछे ट्रंप की घटती साख है। असल वजह यह है, अमेरिका के ज्यादातर लोग देश की दिशा और राष्ट्रपति ट्रंप के कामकाज से नाखुश हैं, अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, और लोगों का दावा है कि ट्रंप अब लोगों से दूर हो गए हैं। वहां सर्वे हो रहे हैं,
CNN पर मैं सर्वे देख रहा था, उनका सबसे बड़ा टेलीविजन चैनल है, इसमें ट्रंप की रिकॉर्ड रेटिंग जो है रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। 37% पर है ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग। मतलब अमेरिका के 37% लोग ही केवल मानते हैं कि ट्रंप अच्छा काम कर रहे हैं। 32% लोग मानते हैं देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। 68% लोगों का कहना है देश काफी हद तक गलत रास्ते पे है और लोगों से कट चुकी है रिपब्लिकन पार्टी। इस सर्वे में ज्यादातर लोग ट्रंप की टैरिफ को लेकर, उनकी नीतियां, अर्थव्यवस्था और उनके जनरल कामकाज के तरीके से असंतुष्ट हैं। लेकिन ट्रंप कहां मानने वाले हैं? तो ट्रंप ने सर्वे को ही फेक बता दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, रिपब्लिकन पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। देखें, इनका जवाब था इन सर्वेज के ऊपर। इनका जवाब है, सो मेनी फेक पोल्स आर बीइंग शोन बाय द रेडिकल लेफ्ट मीडिया, all slanted heavily towards Democrats and far left wingers. In the fair polls and even the reasonable polls, I have the best numbers I ever had. कि असल पोल करोगे तो मेरे तो रिकॉर्ड नंबर आ रहे हैं। एंड व्हाई शुडंट आई एंडेड 8 वॉर्स, मैंने 8 जंगें रोकी, क्रिएटेड द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, केप्ट प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस डाउन, एंड आई एम सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर राइट ट्रैक, रॉन्ग ट्रैक फॉर अ फ्यूचर यूएसए। फेक न्यूज विल नेवर चेंज, दे आर इविल एंड करप्ट। तो जो हमारे मन का नहीं वो इविल एंड करप्ट है, वो गलत है। ये ट्रंप का जवाब है उनका। सर, चुनाव भी हार रहे हैं, पोल भी बता रहे हैं कि लोकप्रियता घट रही है, 3 साल का कार्यकाल बचा है, लेकिन चुनावों ने तो साफ ही कर दिया। वैसे भी उनकी लोकप्रियता घट रही है लगातार, बल्कि नाराजगी बढ़ रही है। आप लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, वहाँ पे नाराजगी ट्रंप को लेकर बढ़ रही है। और ये शटडाउन है जिसका जिक्र अभी हमने किया कि सबसे लंबा शटडाउन है, वो उनके लिए बहुत खतरनाक है। 36 दिन हो गए, 36 दिन हो गए। इतना बड़ा, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उस पर असर उसका हो रहा है। और लोकप्रियता लगातार उनकी घट रही है। लेकिन अब वो चुनाव जब तक नहीं होंगे, तो अभी तो है उनके 3 साल बचे हुए हैं, तो वो उस पर वो काम करते रहेंगे। लेकिन मुझे इस पर हैरानी हुई कि वो कह रहे हैं कि फोटो उस पर नहीं है। अमेरिका की वो जो लिटरेसी रेट पर मुझे शक होने लग गया। क्या वहाँ पे फोटो देखकर वोट डालते हैं लोग? उनको पता है ना रिपब्लिकन कौन है, डेमोक्रेट्स कौन हैं, दूसरे कौन हैं। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग है सर, आपने इसका जिक्र किया कि मतलब जिक्र हमने किया कि न्यू जर्सी और वर्जीनिया, न्यू जर्सी में सबसे हाईएस्ट इंडियन ओरिजिन की सर, इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राहुल गांधी के आरोपों पर। करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, बिकॉज सब फर्जी था। और कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है, उसको लेकर के उसके कुछ टीम है, वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये मेरा उनको पहला सुझाव है। उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर के ये कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी जीत रहे थे। अरे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हमेशा आप डाउन हुए हैं। हम लोग 2004 में पक्का जीत गया ऐसा हम मान रहे थे, और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पूरा बीजेपी एनडीए को क्लियर कट जिता रहे थे। लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो हम हार गए। तो उस समय हमने तो रोना धोना नहीं किया, हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने माना और हमने कांग्रेस और उनके जो यूपीए गठबंधन को हमने बधाइयां दी। हमारा एक्सपेक्टेशन का हिसाब से हमको नतीजा नहीं मिला, फिर भी लोकतंत्र में पराजित हो या जीत हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का नियम है। और उसके बाद 2 बार यूपीए सरकार ने 10 साल चलाया। हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने ओपिनियन पोल को गाली नहीं दिया, एग्जिट पोल को हमने कभी गाली नहीं दिया। लेकिन उन्होंने उस समय जब एग्जिट पोल उनका फेवर में गया तो बोलता है बहुत अच्छा, जब विरोध जाता है तो वो मीडिया को गाली देते हैं। ये खेल तो बराबर हम उसको गलत मानते हैं। दूसरा, बार बार राहुल गांधी बोलते हैं वो एटम बम फूटने वाला है।
इनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है? ये कोई विषय को लेकर के गंभीरता से आता नहीं है, बोलते कि हाइड्रोजन बम फटेगा। आज का जो विषय को लेकर के मैं तो इतना दुखी हूं कि मैं इसको लेकर के आपसे बात करना पड़ रहा है। हरियाणा में चुनाव चल रहा था, उनके वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस के नेता ही हराना चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले उनके एक फॉर्मर मिनिस्टर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और यह भी कहा कि कांग्रेस हरियाणा में इसलिए हारा कि कांग्रेस के नेता ही काम नहीं कर रहे थे और खुद ही हरा रहे हैं। और फिर कांग्रेस के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम है राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि वहां तालमेल ही नहीं है ग्रास रूट में कांग्रेस पार्टी का, कैसे जीत सकते हैं? जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं, और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। इस तरीके के आप बात करेंगे तो कौन विश्वास करेंगे? बार बार चुनाव हारने का बाद भी सबक नहीं सीखते हैं। कांग्रेस के कई नेता हमसे मिले हैं, बहुत दुखी है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब तक उनका नेता रहेगा कांग्रेस जीत नहीं सकते हैं, और वो ईवीएम को गाली दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, एक सिंपल प्रोसेस को मैं बहुत शॉर्ट में कहना चाहता हूं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सिस्टम। हमारा लोकतंत्र बहुत साफ है। हमारा इलेक्शन प्रक्रिया में सबसे पहले इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को चलाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन का बात मैं आपको नहीं कहूंगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद ही कहेंगे। बीजेपी का नाम लिया है और बीजेपी का मुख्यमंत्री का एक क्लिप को चला के बोला है, इसलिए मैं उसको जवाब देना चाहता हूं। हमारे वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक लाइन कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, हमारा अच्छा व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब क्या है? बीजेपी, हमारा डिसिप्लिन, हमारा काडर, हमारा जो कार्यकर्ता, हमारा नेता का समर्पण, हमारा कार्यकर्ताओं का त्याग, ये है हमारा व्यवस्था, ये है हमारा ताकत। इसी से ही हम विश्वास से कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। हम 24 घंटे दौड़ते रहते हैं। मैंने भी अपना जिंदगी में 3-3, 4-4 महीने गांव घर नहीं देखे हुए अलग अलग जगह में पैदल चलते थे। ये हम लोग का सिस्टम है बीजेपी का, ये हमारा व्यवस्था है। इलेक्शन में सबसे पहले वोटर लिस्ट होते हैं। तो किरण रिजिजू को उतारा पार्टी ने, बीजेपी ने जवाब देने के लिए राहुल गांधी की बातों का। अब राहुल गांधी आएंगे, वो कहेंगे कि सवाल हमारा इलेक्शन कमीशन से है, जवाब बीजेपी क्यों देती है? आरोप तो बीजेपी पे ही है उनका कि बीजेपी सब करा रही है, तो इसलिए वो जवाब दे रहे हैं। जवाब में क्या कहा उन्होंने? हार को स्वीकार करना सीखें राहुल गांधी। चुनाव वो भी जीतते हैं, जो चुनाव जीतते हैं उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते? जो चुनाव वो हारते हैं वही सवाल क्यों है? और ये सर्वे तो हमको भी कई चुनाव में जीता हुआ दिखा है, लेकिन हम हार गए इलेक्शन। वो लोकसभा में हमको बहुत आगे दिखाया, हमको उतनी सीट नहीं आई, हमने तो किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाया। तो राहुल गांधी चुनाव के वक्त भारत में रहें, चुनाव में अच्छे से पार्टिसिपेट करें, तो इससे शायद उनकी जो चुनाव में परिणाम है बेहतर हो। अगर वो चुनाव के वक्त विदेश घूमने जाएंगे, वोटर लिस्ट जब आ रही है उस पर अपनी पार्टी को ध्यान देने के लिए नहीं कहेंगे, तो चुनाव के परिणामों में यही होता रहेगा। ये बीजेपी का खैर उनको लेकर के जवाब है। इसमें भी कुछ नया नहीं था, जैसे राहुल गांधी के लिए कहा त्रिपाठी जी ने कि कुछ नया नहीं था, वही पुराना था, ऐसे बीजेपी के जवाब में भी कुछ नया नहीं था। सर समीर जी। नहीं, बीजेपी में नया ये है कि बीजेपी बार बार राहुल गांधी को समझा रही है कि भाई लोकतंत्र के अंदर चुनाव ही सही तय होता है। आप जनता के बीच जाइए, आप चुनाव आयोग पर आरोप लगाओ। पहले आप लगातार ईवीएम को लेकर आरोप लगा रहे थे कि भाई ईवीएम को मैनेज किया जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। अब ईवीएम छोड़कर आप वोट चोरी के मुद्दे पर आ गए। तेजस्वी के साथ आपने मिलकर बिहार के अंदर इतनी बड़ी रैली निकाली, वोट अधिकार यात्रा। उसके बाद फिर जब चुनाव की बारी आई तो चुनाव में आपने एक भी रैली के अंदर वोट चोरी का जिक्र नहीं किया। आपकी बहन प्रियंका गांधी जाती, वो वोट चोरी की बात नहीं करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जाते, वो उसकी नहीं, बात राहुल गांधी बिहार में बोल रहे हैं वोट चोरी, लेकिन प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बोल रहे हैं ना। और राहुल गांधी ने इतनी बड़ी रैली की, तो राहुल को पूरा चुनाव के केंद्र में वोट चोरी का मामला रखना था। राहुल गांधी ने कहीं नहीं रखा, एक बार बोल देते हैं और बाद में उससे ये बात सही है, उस लेवल पर नहीं वो बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को चुनाव के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जो किरण रिजिजू कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने वही बात की जो पहले पत्रकार वार्ता लेके एक बार कह चुके थे, उसमें कोई बहुत कुछ नहीं। राहुल गांधी के मन में तो ये बात है कि मैं बिहार
हार रहा हूं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार के नतीजे आएंगे तो हम फिर इसी ट्रेंड पर बात कर रहे होंगे, इतने फर्जी वोटर यहाँ ये तय है ना कि कहा। चुनाव तो एक तरीके से हारेंगे, स्वीकार किया कि हम चुनाव हार रहे हैं। हारेंगे, तो वो तो कह चुके ना। और अभी तो जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उनका जो बयान आया था कि भाई अभी एसआईआर की क्या जरूरत है, पहले बिहार का परिणाम आ जाने दिए फिर देखते हैं। मतलब क्या जो एसआईआर बिहार में हुआ है वो क्या बिहार के परिणामों के हिसाब से चलें हुआ सर, है? ठीक है, अब इस पर चुनाव आज तो हमने अलग चीज है। काफी बात कर ली। हम लोग ट्रंप की बात आपको बता रहे थे। ट्रंप न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन हार गए, न्यू जर्सी का इलेक्शन हार गए, कई और जगह पर शटडाउन लगा हुआ है, सरकार के खर्चे वो पास नहीं करा पा रहे पार्लियामेंट से। अब मिड टर्म पोल भी होंगे कुछ महीनों के अंदर, सर ज्यादा बताएंगे आपको। वो अगर ट्रंप हार जाते हैं तो फिर तो ये लेम डक प्रेसिडेंट रह जाएंगे, मतलब बड़े फैसले कर ही नहीं पाएंगे। पार्लियामेंट में आपके पास नई मेजोरिटी होगी तो बड़े काम ट्रंप नहीं कर पाएंगे। अभी भी जैसे वो ये जो टैरिफ के फैसले कर रहे हैं, वो भी तो ये आइडियली उनको पार्लियामेंट से पास करा के करने हैं, लेकिन वो उन्होंने एक इमरजेंसी नियम का हवा को इस्तेमाल करके ये टैरिफ की लड़ाई शुरू की। वही मैं बता रहा था। अब कल से, बीता कल वेडनेसडे से, आज से माफ कीजिएगा, वेडनेसडे आज है, आज से सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका के इनके टैरिफ की सुनवाई शुरू हो गई है। ये टैरिफ वैध हैं या नहीं, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। वही तो अब ये जान लीजिए मतलब की बात। अगर ये अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, आपको इस इमरजेंसी क्लॉज का यूज करने का अधिकार नहीं है और पार्लियामेंट टैरिफ तय करेगा, कुछ अगर मान लीजिए उनको भारत में 50% टैरिफ लगाना है, ट्रंप नहीं लगाएंगे ना, पार्लियामेंट में वो बिल लाएंगे, पार्लियामेंट अप्रूव करेगी कि भारत पर 50% टैरिफ लगाओ, उसके लिए वोट होना चाहिए। उतने वोट है नहीं इनके पास पार्लियामेंट में। तो अब सवाल यह है कि होगा क्या अगर ये पलट गए तो। इनको $100 अरब लौटाने पड़ेंगे अमेरिका को। दुनिया के तमाम मुल्कों के $100 अरब वापस करने पड़ेंगे जो इन्होंने बढ़े हुए टैक्स या टैरिफ लगा करके वसूले हैं। और उसमें हम कहां देखिए, चीन और हांगकांग के 35 अरब डॉलर, मेक्सिको के 6 अरब डॉलर, कनाडा के 2.25 अरब डॉलर, ब्राजील के 63 करोड़ डॉलर। अरब और करोड़ का फर्क, एक अरब माने 100 करोड़ का गुना। भारत के 48 करोड़ 72 लाख डॉलर लौटाने पड़ेंगे। मतलब हमसे जो भी व्यापार हमने किया इनके साथ बढ़े हुए टैरिफ की दरों पर, उसमें इन्होंने जो एक्स्ट्रा वसूला हमसे, वो पैसा भारत को लौटाना पड़ेगा। लुटिया डूब जाएगी। ट्रंप कह चुके हैं एक बार, ट्रंप, कि अगर ये करना पड़ गया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला होगा। अच्छा, कई देशों से तो इन्होंने एक किस्म की फिरौती वसूली है, जैसे जापान, साउथ कोरिया। इन्होंने कहा, वही आजकल कट्टा शब्द ज्यादा चलता है, कट्टा सटा के कहा अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगी तुम्हारी कंपनियां, और उन्होंने प्लेज कर दिया देशों ने $500 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे। कहां सब लौटाना पड़ जाएगा इनको सर? ट्रंप के बुरे दिन शुरू हो गए, और वो उनकी अपनी वजह से ही हुए हैं शुरू। कि जिस तरह से वो टैरिफ को लेकर हम लोग बार बार इस पर चर्चा करते रहे कि दुनिया भर के देश तो खिलाफ हैं। अमेरिका में बहुत उनकी नाराजगी है इस बात को लेकर, ठीक है, वहां पर सेनेट में भी इसको लेकर बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी बात हो रही है, और शहरों में भी बात वहां पर उस तरह की हो रही है। इसीलिए मैंने वो वर्जीनिया का भी जिक्र आपको किया, वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी। न्यू जर्सी का मैं जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी कॉन्सेंट्रेशन है इंडियन ओरिजिन की। 4 लाख 4.5 लाख लोग करीब वहां पर इंडियन ओरिजिन के रह रहे हैं।